सेक्शन 30 करते हैं। सेक्शन 30 है ट्रिपल आईटी फॉर बिल्डिंग्स। अब आप सोच रहे हो कि ये ट्रिपल आईटी क्या है, तो ये निम्नलिखित है। मैं आपको ये चैप्टर जो है कोशिश करूंगी मैक्सिमम चैप्टर में आपको निम्नलिखित के थ्रू कराऊं, जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे। ट्रिपल आर मतलब रेंट्स, रिपेयर्स, रेट्स, इंश्योरेंस और टैक्सेस। अब मिस्टर एक्स हैं और वही शूज का बिजनेस करते हैं। अब उन्होंने एक बिल्डिंग रेंट पे ली, बिल्डिंग रेंट पे ली। बिल्डिंग किस पे ली? रेंट पे ली। अच्छा, अब वो किससे ली रेंट पे? मिस्टर वाई से रेंट पे ली। मिस्टर एक्स का मिस्टर वाई से कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जो रिपेयर्स हैं वो मिस्टर एक्स बियर करेंगे। कौन बियर करेंगे? मिस्टर एक्स बियर करेंगे। अब मिस्टर एक्स अपने बिजनेस के लिए बिल्डिंग ले रहे थे और उसका रेंट दे रहे थे, तो ये बिल्डिंग बिजनेस एक्सपेंडिचर हो गया ना, तो इसकी डिडक्शन अलाउड होगी उनको अपने बिजनेस की इनकम रेवेन्यू में से। आई रिपीट, मिस्टर एक्स जो जिस बिल्डिंग में बिजनेस कर रहे हैं ये उसका रेंट है जा रहा है ना, और ये उसके लिए रिपेयर्स हो रही है ना, ये उसका रेंट जा रहा है और ये उसके लिए रिपेयर्स हो रही है। तो अगर ये बिजनेस का एक्सपेंडिचर है तो ये अलाउड होगा। तो इसका मतलब है कि अगर एक असेसी बिल्डिंग रेंट पे लेता है, मतलब वो एज अ टेनेंट बिल्डिंग को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसको क्या क्या डिडक्शन मिल सकती है? रेंट की और रिपेयर्स की। रेंट की और रिपेयर्स की। अब आगे चलते हैं। अब मिस्टर एक्स है, वही शूज का बिजनेस करते थे और उन्होंने एक बिल्डिंग खरीद ली। अब ये उनकी अपनी बिल्डिंग है, अब रेंट तो देंगी नहीं। अगर ओनर है, ये इनके इस बिल्डिंग के क्या हो गए? ओनर। अब रेंट तो देंगे नहीं, क्या देंगे? एक तो वो रिपेयर्स हो सकता है करवाएं। अब खुद रिपेयर्स कराएंगे अपने बिजनेस के लिए तो बिजनेस एक्सपेंडिचर होगा। वैसे ही अगर उनका कोई रेट है, रेट्स, टैक्सेस, रेट्स और टैक्सेस ना बेसिकली बात एक ही होती है। सेस, म्युनिसिपल टैक्स, लोकल टैक्स, सब कुछ इसमें आ जाता है। और इंश्योरेंस, अगर वो एज अ ओनर ये सारे खर्चे बियर कर रहे हैं अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, तो ये कौन सा हुआ? उनका बिजनेस एक्सपेंडिचर हुआ। और बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउड होता है। एक बार फिर देखते हैं। अगर एक असेसी एज अ टेनेंट एक बिजनेस को ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो रेंट पे करेगा, और अगर रिपेयर्स पे करवा रहा है खुद तो रिपेयर्स का पैसा खर्च करेगा। दोनों ही बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो दोनों ही अलाउड हो जाएंगे उसे। अच्छा, अगर वो ओनर है उस बिल्डिंग का तो हो सकता है वो रिपेयर्स करा रहा हो, टैक्स तो देगा ही, और इंश्योरेंस भी अगर उसने कराया है तो प्रीमियम पे करेगा इंश्योरेंस के लिए। तो क्योंकि वो बिजनेस को सिक्योर करने के लिए अपना प्रीमियम पे कर रहा है तो ये भी इसको अलाउड होगा। अच्छा, ये किसके लिए था? बिल्डिंग के लिए। सेक्शन 31 बात करता है प्लांट मशीनरी और फर्नीचर की। प्लांट मशीनरी फर्नीचर की, इनकी रिपेयर्स या इंश्योरेंस की। रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस। प्लांट मशीनरी फर्नीचर के केस में क्या अलाउड है? जो आप रिपेयर्स करा रहे हो या आप जो प्रीमियम पे कर रहे हो इंश्योरेंस का। समझ आया? आइए रीड करते हैं, बुक में से रीड करते हैं। ये है आपका सेक्शन 30। यहां लिख लेंगे ट्रिपल आर आई टी। रेंट आर, रिपेयर्स आर, रेट्स आर, इंश्योरेंस आई, टैक्सेस टी। वेयर द प्रीमाइसेस आर ऑक्यूपाइड बाय द असेसी एज अ टेनेंट, किराए पे लिया हुआ है उन्होंने, तो उनको क्या क्या डिडक्शन मिलेगी? रेंट पेड फॉर द सच प्रीमाइसेस, एंड इफ ही हैज अंडरटेकन द कॉस्ट टू बियर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स। मैंने बताया था ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि रिपेयर्स वो अपने आप कराएंगे,
तो फिर वो उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा उनको, क्योंकि वो पे करेंगे, तो क्योंकि वो बिजनेस एक्सपेंडिचर है तो उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। फिर वेयर द प्रीमाइसेस आर ऑक्यूपाइड बाय द असेसी अदरवाइज देन एज अ टेनेंट, यानी कि जैसे वो उसके ओनर है, तो अगर वो रिपेयर्स पे कर रहे हैं तो वो अलाउड होगी। और लैंड रेवेन्यू में मैंने कहा था ना, रेट्स टैक्सेस वगैरह एक ही पॉइंट में आ जाता है। लैंड रेवेन्यू, लोकल रेट्स, म्यूनिसिपल टैक्सेस पे कर रहे हैं, चाहे फिर वो एज अ टेनेंट पे कर रहे हो चाहे वो एज एन ओनर पे कर रहे हो, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे कि अगर वो रेट्स एंड टैक्सेस भी पे कर रहे हैं एज अ टेनेंट तो वो भी अलाउड होंगे। बेसिकली बिजनेस का जो भी एक्सपेंडिचर होगा ना बिल्डिंग से रिलेटेड वो अलाउड होगा, आप समझ गए होगे भाई। अगर वो एज अ टेनेंट ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसका रेंट पे कर रहे हैं, उसके लिए रिपेयर्स करा रहे हैं, उसके लिए टैक्सेस और रेट्स पे कर रहे हैं, तो उनको वो अलाउड होगा। वैसे ही अगर वो यही चीजें एज एन ओनर खर्च कर रहे हैं तब भी अलाउड होगा। उससे क्या फर्क पड़ता है, वो बस बिजनेस के लिए कर रहे हैं, ये मैक्सिमम ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट है कि वो बिजनेस के लिए कर रहे हो खर्च। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रीमाइसेस। बस एक बात याद रखेंगे जो मैंने आपको पहले भी कराया था, बताया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिलती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की नहीं। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट अमाउंट पेड ऑन द अकाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स shall not include any expenditure in the nature of capital expenditure। अब आएंगे सेक्शन 31 पे। अभी हमने किसकी बात करी, बिल्डिंग की। अब हम बात करेंगे प्लांट मशीनरी फर्नीचर की। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट और फर्नीचर यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, the following deduction shall be allowed: amount paid on the account of current repairs, amount of any premium paid in respect of insurance against risk of damage। समझ गए हो गया प्रीमियम। फिर वो for the removal of doubts, it is hereby declared that amount paid on current repairs shall not include any expenditure of capital nature। अब इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है ऊपर भी कि पेड वर्ड यूज किया, अक्रूड नहीं। तो ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक सेक्शन आएगा आपका सेक्शन 43B, उसमें इसका मतलब आपको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपसे ये तब भी डिस्कस करूंगी जब मैं आपको सेक्शन 43B कराऊंगी, ओके। तो ये था आपका सेक्शन 30 और 31। हम फ्लो में चलेंगे, इसके बाद हम करेंगे सेक्शन 32। आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कराने वाली हूँ, प्रॉफिट्स एंड एक्सपेंडिचर related to an illegal business। एक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे जिससे कि आपको ये पूरा समझ आ जाएगा अच्छे से। काफी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनेंगे। एक थे हमारे मिस्टर एक्स और शूज का बिजनेस करते थे। किसका बिजनेस करते थे, शूज का। बहुत अच्छा नहीं चल रहा था उनका बिजनेस ना, कुछ खराब ही चल रहा था, ज्यादा टर्नओवर भी नहीं हो रही थी। तो एक दिन ऐसी किसी से बात हुई उनकी, उनके दोस्त से। तो उनके दोस्त ने कहा कि स्मगलिंग ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस में काफी तगड़ा प्रॉफिट होता है। तो मिस्टर एक्स ने भी सोचा कि क्यों ना वो स्मगलिंग स्टार्ट कर दे। उन्होंने कहा नहीं किसी से, मगर उन्होंने भी चोरी छुपे स्मगलिंग स्टार्ट कर दी। अब जैसे कि आप जानते हैं स्मगलिंग तो क्या है, एक इलीगल बिजनेस है। अब हुआ ये कि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया
तो काफी कमाए उन्होंने, खूब कमाया। उन्होंने घर खरीदा, कार्स खरीदी, अपने बीवी अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी खरीदी, बच्चों के लिए गिफ्ट खरीदे। कुछ सालों में वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ गए और पकड़े गए। इन्वेस्टिगेशन हुई और पकड़े गए। तो पता लगा कि वो तो ये सब किससे कमाते थे, स्मगलिंग से। अब वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि इलीगल बिजनेस है स्मगलिंग, तो क्या इसका जो प्रॉफिट है वो भी टैक्सेबल होगा? कहाँ लिखा है इनकम टैक्स एक्ट में कि इलीगल बिजनेस का प्रॉफिट टैक्सेबल होगा? तो मैंने कहा कि जो आईटी डिपार्टमेंट है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इट इज नॉट कंसर्न्ड with the legality or illegality of the any business। चाहे बिजनेस लीगल हो चाहे इलीगल हो, उसके प्रॉफिट्स हमेशा टैक्सेबल होते हैं। उसके प्रॉफिट्स हमेशा टैक्सेबल होते हैं। तो अगर इन्होंने स्मगलिंग से भी पैसा कमाया है तो इसके प्रॉफिट्स हमेशा टैक्सेबल होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बिजनेस क्या है, लीगल या इलीगल। अब उन्होंने मान लिया, उन्होंने कहा चलो जी ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, टैक्सेबल है, टैक्स देना है तो देना है। फिर उन्होंने मुझसे एक और सवाल पूछा कि इसमें जो मैंने बिजनेस में, के बिजनेस में जो मैंने नॉर्मल रूटीन बिजनेस एक्सपेंडिचर खर्च किया, नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर जो मैंने इंकर किया, क्या उसकी डिडक्शन मुझे मिलेगी? तो हाँ, नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर जो आपने इलीगल बिजनेस के लिए खर्च किया, इंकर किया, उसकी डिडक्शन अलाउड है। उसकी डिडक्शन क्या है, अलाउड है। अब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने ये लॉ तोड़ा था, लॉ की इंफ्रिंजमेंट की थी। लॉ की क्या की थी, इंफ्रिंजमेंट, लॉ तोड़ा था और उसकी वजह से मुझे इतना इतना फाइन या पेनल्टी हुई, क्या इसकी भी डिडक्शन मुझे मिलेगी? तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि ये लॉ आपने तोड़ा है और उस लॉ को तोड़ने की वजह से आपने फाइन या पेनल्टी दी है, तो इस फाइन या पेनल्टी की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस लीगल है चाहे इलीगल हो, उसको किससे मतलब है, अपने टैक्स। तो वो तो टैक्स लेंगे ही लेंगे। अब जैसे कि मिस्टर एक्स स्मगलिंग का काम कर रहे थे और वो इलीगल बिजनेस है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस में आपने प्रॉफिट्स कमाए ना, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है टैक्स उधर करो, तो उनको टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। अब इस बिजनेस के लिए जो आपने नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर इंकर किया, उसकी डिडक्शन आपको अलाउड है। पर अगर आपने लॉ की इंफ्रिंजमेंट करी है और उसकी फाइन या पेनल्टी पे करी है, तो उस पे आपको डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। आइए बुक से पढ़ते हैं। ये प्रॉफिट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ इलीगल बिजनेस। Income Tax Act is not concerned with the legality or illegality of business or profession. Therefore, it can be said that profits of an illegal business or profession are not exempt from tax. तो साफ साफ लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स एक्ट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस और प्रोफेशन लीगल है या इलीगल है, उसको किससे मतलब है, टैक्स से। तो इलीगल बिजनेस के भी प्रॉफिट्स एग्जेम्प्ट नहीं होते, यानी कि टैक्सेबल होते हैं। In arriving at the chargeable profits, normal business expenditure incurred in carrying out illegal business is allowed। यानी कि जो normal business expenditure होते हैं वो तो allowed है। However, infringements of law, including breaches of obligations, are not ordinary incidents of business, and penalty or damages paid in connection with such infringement do not constitute expenditure wholly or exclusively laid out for the business of assessing। मतलब आपने लॉ की इंफ्रिंजमेंट करी और उस इंफ्रिंजमेंट पे आपने पेनल्टी पे करी, तो अब इससे कोई ये जो पेनल्टी है वो आपने लॉ को तोड़ने की वजह से पे करी ना, तो उस पेनल्टी की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो सच एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन। तो आपको समझ आया?
अब हम नेक्स्ट करेंगे सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन अलाउंस। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है वियर एंड टियर ऑफ अ कैपिटल एसेट या ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स। तो इस डेप्रिसिएशन की डिडक्शन आपको मिलती है आपके प्रॉफिट्स में से। किस सेक्शन में? सेक्शन 32 में। सेक्शन 32 में आपको इस डेप्रिसिएशन की डिडक्शंस मिलती है, जो कि अब अभी हम पढ़ने वाले हैं।